हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का अगला भाग पढ़ने चल रहे हैं। हम 2 भाग देख चुके थे, जिसमें हम पिछले भाग में देखे थे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। उसके आगे आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए, अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो केवल और केवल स्वयं से विभाजित होगी तथा एक से विभाजित होगी। हम लिख दे रहे हैं, वे संख्याएं जो केवल स्वयं व एक से पूर्ण रूप से विभाजित हों ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या दोस्तों, पहले हम और भी लिख दें, अथवा। सबसे इंपॉर्टेंट यहां देखेंगे, अथवा। दूसरी परिभाषा क्या है? ऐसी संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। पहली परिभाषा देखिए, हमने लिखा है, वे संख्याएं जो केवल स्वयं से व एक से पूर्ण रूप से विभाजित हों। अर्थात कोई भी संख्या हो, अगर वह एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा यहाँ है। देखिए, मैंने क्या लिखा है? ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। तो ऐसी सारी संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। उदाहरण के रूप में आप देखिए, उदाहरण में देते हैं। देखिए, अब सबसे पहली संख्या आती है 1, 1 के बाद क्या आती है? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे डॉट डॉट संख्याएं आती रहेंगी। हमने परिभाषा क्या लिखा दोस्तों? इसको देखिए। पहली परिभाषा मैंने क्या लिखा? वे संख्याएं जो केवल स्वयं मतलब अपने आप से व किससे? एक से विभाजित हों, उसे क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो और नीचे वाली परिभाषा देखिए, ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड हों? 2 गुणनखंड हो। अब सबसे पहली संख्या क्या प्राप्त हो रही है हमें? 1। अब 1 को चेक करिए कि क्या 1 के 2 गुणनखंड हैं या नहीं है। तो आप देखेंगे कि 1 का केवल 1 गुणनखंड है। 1 का केवल कितना गुणनखंड है? 1। क्या 1 को 1 के अलावा कोई अन्य संख्या भी विभाजित कर सकती है पूर्ण रूप से? तो आप पाएंगे नहीं, क्योंकि 1 को 1 के अलावा कोई अन्य संख्या विभाजित नहीं कर सकती है। इसलिए 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभी हम इसको नोट करके लिखवाएंगे। 1 एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, इसको आप जान चुके होंगे। किताबों में जो परिभाषा दी होती है वह यही दी होती है कि वह सारी संख्याएं जो अपने आप से व एक से पूर्ण रूप से विभाजित हों, ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। लेकिन यह परिभाषा अगर याद आप रखेंगे, तभी आप 1 को डिफाइन कर पाएंगे कि क्यों एक जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि 1 का केवल और केवल कितना गुणनखंड है? 1 गुणनखंड है। यानी 1 केवल स्वयं से विभाजित हो रही है, अर्थात 1 स्वयं से विभाजित हो रही है, यानी 1 से विभाजित हो रही है। 1 के अलावा 1 का कोई अन्य गुणनखंड ना होने की वजह से 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगली आती है 2। तो 2 को आप चेक करिए दोस्तों, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। 2 को देखिए, 2 में अगर 1 से हम भाग देते हैं तो आप जानते हैं 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। लेकिन अब देखिए, 1 से तो विभाजित हो गई। अब देखिए कि क्या 2 से विभाजित है? तो बिल्कुल। देखिए, 2 स्वयं से, यानी 2 स्वयं से भी विभाजित है और 1 से भी विभाजित है। इसलिए 2 सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है।
क्यों होती है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दो ही पहली एक के बाद पहली ऐसी संख्या है जो एक से और स्वयं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही है, इसलिए दो सबसे पहली अभाज्य संख्या है। दो के बाद क्या आता है? तीन। दो के बाद क्या आता है? तीन। अब तीन को देखिए, तीन भी एक से विभाजित हो रही है, क्योंकि एक का पहाड़ा यदि आप 3 बार पढ़ेंगे तो 3 पूर्ण रूप से कट जाएगी, और 3 स्वयं से भी विभाजित हो रही है। 3 किससे विभाजित हो रही है? स्वयं से। क्या 3 1 और 3 के अलावा किसी और से विभाजित हो रही है? तो आप पाएंगे नहीं, क्योंकि 3 एक ऐसी संख्या है जो केवल और केवल एक से विभाजित होगी, वह 3 से विभाजित होगी। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाले परिभाषा में क्या लिखा गया है, जो केवल किससे कटे? स्वयं से व एक से। वह सारी संख्याएं जो केवल और केवल स्वयं व एक से विभाजित हों, ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार देखिए, अब देखिए बात आती किसकी? 4 की। अब देखिए 4 जो दिया गया है, 4 एक से भी विभाजित है। 4 को यदि स्वयं से भी विभाजित किया जाएगा तो 4 स्वयं से भी विभाजित हो रहा है। और 4 को देखिए, 4 में अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 4 2 से भी विभाजित हो रहा है, अर्थात 4 के 1-2 गुणनखंड नहीं, 4 के देखिए 3 गुणनखंड हैं। 4 एक से भी विभाजित हो रहा है, 4 स्वयं से भी विभाजित हो रहा है, और 4 को एक तीसरी संख्या 2 वह भी क्या कर रही है? पूर्ण रूप से विभाजित कर दे रही है, अर्थात 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लिखेंगे उदाहरण। आपको समझ में आया? जो संख्याएं केवल और केवल स्वयं से व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए दोस्तों, अब दिखाते हैं। देखिए, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद देखिए 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 में अगर हम भाग देंगे किसका? एक से भी कट रहा है 9, फिर 9 स्वयं से भी कट रहा है, और 9 में अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, अर्थात 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 7 के बाद 9, 9 के बाद क्या आता है? देखिए 11। 11 एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 11 केवल और केवल स्वयं से व एक से विभाजित होती है। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, डाट 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 ऐसे चलते हुए हम अनंत तक की संख्याओं तक जा सकते हैं। ये जो सारी संख्याएं दी गई हैं, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप अपने कॉपी में पेन के द्वारा देखेंगे कि क्या ये सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं हो रही हैं। यदि कोई भी संख्या स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या अभाज्य संख्या कदापि नहीं होगी। तो अब यहाँ नोट करके हम लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? नोट करके क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है? आप बताइए। देखिए, क्या 2 के पहले कोई अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि 2 के पहले 1 आता है, और मैंने आपको बताया 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप बताएंगे सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है वह कौन है? 2 है, अर्थात सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह क्या होती है? 2 होती है। और सबसे बड़ी, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, तो बता पाएंगे? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए 23 के बाद फिर क्या आएगा? 29 आएगा। ऐसे चलते चलते ढेर सारी संख्याएं ऐसी आएंगी। यानी अगर आप सोचेंगे, करोड़ों में जाकर के सोचेंगे, तो करोड़ों के बाद भी अन्य ढेर सारी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात हम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। पहला बिंदु यह हो गया। दूसरा बिंदु देखिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अब देखिए यहां पर लगा सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। क्या है सबसे छोटी? देखिए, आप याद करिए जब हम आपको पढ़ाए थे सम संख्याएं, तो ऐसी सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं जिनके इकाई के स्थान पे 0 आता था, 2 आता था, 4 आता था, 6 आता था और 8 आता था। ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती थी? सम संख्याएं। या आप दूसरी परिभाषा भी जानते होंगे
वे सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं जो दो के अतिरिक्त, जो दो में, जिसमें दो से यदि भाग दिया जाए वह दो से पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए, दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ एक अभाज्य संख्या भी है। यह कई बार दोस्तों पेपर में पूछा जा चुका है कि वह कौन सी संख्या है जो सम होने के साथ साथ एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, आप यहाँ सबसे छोटी नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि सबसे छोटी हम ऊपर तो बता ही चुके हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अब यहाँ देखिए, यह लिखना जरूरी है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो जितनी भी सारी संख्याएं अभाज्य हैं उनमें से केवल और केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य के साथ साथ क्या है, सम भी है। तो वह संख्या कौन है, 2 है। यानी 2 के अतिरिक्त अन्य सारी संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं नहीं हैं। तीसरा बिंदु लिखेंगे, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। विषम दोस्तों, जो एक संख्या होती है सम अभाज्य संख्या, वह केवल और केवल क्या होती है, 2 होती है। तीसरा बिंदु है, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। दोस्तों, जितनी भी सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, चाहे देखिए 2 से लेकर के अनंत तक की आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं, मैंने आपको बताया ऐसी सारी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटेंगी, ऐसी सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी। तीसरा बिंदु क्या लिखा हूं मैं, 2 को छोड़कर। अब देखिए 2 क्यों छोड़ा जा रहा है, क्योंकि 2 एक क्या है, सम है। 2 एक कैसी संख्या है, सम है, और सम होने के साथ साथ एक कैसी संख्या, एक अभाज्य संख्या भी है। तो 2 को छोड़कर अन्य सारी जो अभाज्य संख्याएं हैं वह कैसी संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्याएं हैं। अब याद करिए, क्योंकि अगर आप पिछला वीडियो नहीं पढ़ेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे आगे क्या पढ़ाया जा रहा है। विषम संख्याएं ऐसी सारी संख्याएं कहलाती हैं जिनमें 2 से भाग दिया जाए और वह पूर्ण रूप से विभाजित ना हो। तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 एक सम संख्या है, उसको छोड़कर अन्य जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वह विषम संख्याएं होती हैं। दोस्तों देखिए, इसको आपको इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इससे आपको सवाल बनाकर नहीं पूछे जाएंगे। अगर यह एग्जाम में पूछे जाएंगे तो डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। फिर अगला पूछे जाएगा, 2 भी एक विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन होंगे यह डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे आपको सवाल बना करके, क्वेश्चन बना करके, या मैथमेटिकल तरीके से नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल तरीके से पूछ लिया जाएगा आपके पेपर में। अब देखिए, यहाँ तीसरा बिंदु मैंने लिखा है, 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती क्या होती हैं, विषम संख्याएं। लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती है, अभाज्य संख्या नहीं होती है। ऐसा क्यों है, देखिए दोस्तों, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, 2 को छोड़कर, यानी 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वह विषम संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी विषम संख्याएं जो होती हैं वह अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। ऐसा क्यों, आप देखिए, 9 एक क्या है, मैंने आपको बताया 9 एक क्या है, 9 एक विषम संख्या है। लेकिन अगर हम 9 में भाग देते हैं तो 9 में देखिए 9 एक से कटेगा ही, 9 3 से भी विभाजित हो जाएगा, और 9 स्वयं से भी कट रहा है। यानी यह परिभाषा इसके अनुसार क्या हो जाएगी, गलत सिद्ध हो जाएगी। और मैंने यहाँ लिखा है ऐसी सारी संख्याएं जिनके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। जबकि 9 आप देख रहे हैं, 9 एक विषम संख्या तो है लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड के अतिरिक्त एक गुणनखंड 3 भी है, अर्थात 9 एक विषम संख्या होने के बावजूद भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप इसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वह विषम संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अभाज्य संख्याओं के प्रकार देखते हैं।
अभाज्य संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों एक कॉपी और एक पेन अपने साथ रखा करिए, जो इम्पोर्टेंट आपको लगे कि आपकी दृष्टि में वह इम्पोर्टेंट हो, उसको आप क्या करिए, उसे पेन डाउन कर लिया करिए। चलिए अब अभाज्य संख्याओं को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। अभाज्य संख्याओं को कितनी भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, सापेक्षिक अभाज्य संख्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। अगली होती है सहअभाज्य संख्या। इसका जो इंग्लिश नेम होता है वह होता है को प्राइम नंबर। दोस्तों तीसरा होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। देखिए दोस्तों इसको हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन जो होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले हम देखते हैं सापेक्षिक अभाज्य संख्या। तो सापेक्षिक अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। अभाज्य संख्याओं को ही 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला बांटा गया सापेक्षिक अभाज्य संख्या, दूसरा बांटा गया सहअभाज्य संख्या और तीसरा बांटा गया है जुड़वा अभाज्य संख्या। परिभाषा बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखिए सापेक्षिक अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका केवल और केवल एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ऐसी 2 संख्याएं एक दूसरे की सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर से सुनिए, ऐसी 2 संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। ऐसी 2 संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, ऐसी दोनों संख्याएं एक दूसरे की सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए पहले हम आपको समझाते हैं, इसको बेहतरीन तरीके से समझिए। देखिए मैंने कहा ऐसी 2 संख्याएं, इसमें जरूरी नहीं है कि वो संख्याएं क्या हों, अभाज्य ही हों। यहाँ पर 2 संख्याएं होनी चाहिए और दोनों संख्याओं के में सिर्फ क्या होना चाहिए, उन दोनों का एक ही मात्र एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, एक दूसरे की सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने पहला ले लिया क्या, 3 और 5। देखिए अब 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन क्या 3 और 5 को, देखिए 3 केवल और केवल किससे कटेगी, एक से कटेगी और किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। जबकि 5 भी केवल और केवल किससे विभाजित होगा, 1 से और किससे, 5 से। 3 1 से विभाजित होगा और किससे विभाजित होगा, 3 से। जबकि 5 विभाजित होगा 1 और 5 से। अब आप बताइए उभयनिष्ठ तो आप जानते होंगे। देखिए हम पहले ले रहे हैं 3 और क्या, 5। 3 किससे विभाजित होगा दोस्तों, 1 से और किससे, 3 से। 5 किससे विभाजित होगा, 1 से और किससे, 5 से। क्या 3 का 1 और 3 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड है, नहीं है। 5 का भी 1 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। अब देखिए उभयनिष्ठ किसे कहते हैं, जिसे आप कॉमन कहते हैं। कॉमन मतलब देखिए आप में और हम में क्या कॉमन है, जैसे आपके भी एक नाक है, हमारे भी एक नाक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 3 में और 1 और 5 में कॉमन क्या है, तो इसमें से केवल कॉमन क्या है, 1 है। तो यही है दोस्तों, ऐसी 2 संख्याएं जिसमें 1 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड क्या हो, कॉमन ना हो। अन्य कोई 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए अब पूछा जाएगा 3 और 5 कैसी संख्याएं हैं, तो 3 और 5 क्या है, सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। अगला देखिए उदाहरण, हम आपको दे रहे हैं 3 और 4। 3 और 4, अब आप कहेंगे 3 तो एक अभाज्य संख्या है लेकिन 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है।
4 अब एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं, क्योंकि इसमें अगर 2 का भी हम भाग देते हैं तो वह 2 से भी क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। लेकिन अब देखिए 3 के कितने गुणनखंड हैं, 3 के कितने गुणनखंड है दोस्तों, 3 को केवल और केवल 1 से और 3 से विभाजित किया जा सकता है, जबकि 4 को 1 से, 2 से और 4 से विभाजित किया जा सकता है। लेकिन अब आप इसमें उभयनिष्ठ देखिए, 1 और 3 में, 1, 2 और 4 में उभयनिष्ठ क्या है, केवल और केवल क्या है, 1 है। यानी 3 देखिए यहाँ 4 एक अभाज्य संख्या ना होने के साथ साथ 3 के साथ आ गया है, और इन दोनों का केवल और केवल एक मात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इसलिए 3 और 4 एक दूसरे की सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आपको समझ में आया? इसी प्रकार दोस्तों 5 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया। यानी जरूरी नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं ही हों। यहाँ अन्य संख्या भी हो सकती, चाहे वह सम संख्या भी हो सकती है। बस हमें ध्यान क्या देना है कि उन दोनों का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अगला हम पहुँचते कहाँ, सहअभाज्य संख्या। इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिए। अब देखिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं। यहाँ जरूरी है कि दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। ऐसी लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, कोई अन्य गुणनखंड ना हो। यहाँ पर हमने बताया था 2 संख्याएं हों, जरूरी नहीं था कि दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए थी, अभाज्य। लेकिन यहाँ मस्ट है कि वे दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी ही चाहिए। तो ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, ऐसी दोनों संख्याएं एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे हैं क्या, 4 नहीं दोस्तों, 3 और 5। अब देखिए दोस्तों 3 और 5 हम लिखें, 3 और 5, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। लेकिन आप देखिए 3 को केवल और केवल 1 और 3 से ही विभाजित किया जा सकता है, जबकि 5 को भी केवल और केवल 1 और 5 से विभाजित किया जा सकता है। तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, एक अभाज्य संख्या है। अब पीछे दोहराइए आप कि 3 और 5 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या होने के साथ साथ इनका केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए 3 और 5 एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसी तरीके से तो 7 हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। मतलब दोस्तों दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, और उन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर कहलाएंगी। अगला आता है जुड़वा अभाज्य संख्या। अब देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, यहाँ पर भी मस्ट है, जरूरी है कि दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, तथा जिसका केवल मात्र एक गुणनखंड हो, ऐसी सारी संख्याएं एक दूसरे की जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ पर दोस्तों दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य के साथ साथ उन दोनों के मध्य 2 का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। 2 का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। देखिए ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो तथा उभयनिष्ठ गुणनखंड
केवल एक हो, केवल एक हो। ऐसी सारी संख्याएं क्या, ऐसी दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं, एक दूसरे की क्वाइन प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे देखिए हमने लिखा 3 और क्या 5, 3 और 5। अब देखिए 3 और 5 क्या है, आप देख रहे हैं 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। जैसे हम यहाँ बताए थे 3 भी एक अभाज्य संख्या थी, 5 भी एक अभाज्य संख्या थी, और इन दोनों के मध्य देखिए अंतर भी कितने का है, 2 का है। 3 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 5 होगा, यानी 5 से अगर 3 हम घटा देते हैं तो अंतर कितने का आएगा, 2 का आएगा। यानी इन दोनों के मध्य अंतर भी कितने का है, 2 का है, तथा इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड भी केवल और केवल कितना है, 1 है। इसलिए ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की जुड़वा भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अगला देखिए 11 हो गया दोस्तों, और क्या हो गया 13, 11 और 13। अब 11 और 13 को देखिए, 11 और 13 भी दो भाज्य संख्याएं हैं और दोनों के मध्य अंतर कितने का है, 2 का है, और इनके मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड भी केवल और केवल 1 है। इसलिए 11 और 13 क्या हो सकता, 11 और 13 एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, जुड़वा भाज्य संख्या। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये तीनों चीज आपको क्या हुई होगी, समझ में आई होगी। सापेक्षिक अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या। अब देखिए इसको हम और आगे करते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। इसको आप क्या करिएगा, अपने कॉपी में लिखिएगा और इसको एक बार 2 बार दोहरा लेंगे तो यह सदा के लिए आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या को हम बांटे थे कितने भागों में, 3 भागों में। सबसे पहले क्या बांटे थे, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, सापेक्षिक अभाज्य संख्या। दूसरा क्या बांटे थे, सापेक्षिक अभाज्य संख्या। दूसरा बांटे थे सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। और तीसरा क्या लिखे थे हम, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए सापेक्षिक अभाज्य संख्या में क्या था दोस्तों, जरूरी नहीं थी कि दोनों संख्याएं क्या हों, अभाज्य ही हों। लेकिन सहअभाज्य संख्या में क्या था, जरूरी यह था कि दोनों संख्याएं कैसी हों, अभाज्य हों, और उन दोनों के मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, 1 हो। जुड़वा अभाज्य संख्या में भी जरूरी था कि दोनों संख्याएं कैसी हों, अभाज्य संख्याएं हों, और उन दोनों के मध्य लेकिन अंतर कितने का हो, 2 का हो। तो देखिए अगर यह कहें दोस्तों, क्या सभी सापेक्षिक अभाज्य संख्या, देखिए अगर हम यह कहें कि क्या सभी सापेक्षिक अभाज्य संख्या सहअभाज्य होती हैं, अगर हम कहें कि क्या सभी सापेक्षिक अभाज्य संख्या सहअभाज्य होती हैं, तो आप कहेंगे क्या, नो, बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, 1 है और क्या है, 4 है। 1 है और क्या है, 4 है। 1 और 4 एक दूसरे की सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। याद करिए मैंने बताया था सापेक्षिक अभाज्य संख्या के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं क्या हों, अभाज्य हों। अब देखिए 1 और 4 के मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल क्या आएगा, 1 आएगा। यानी यह सापेक्षिक अभाज्य संख्या है लेकिन यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सहअभाज्य के लिए जरूरी है कि दोनों संख्याएं कैसी संख्याएं हों, अभाज्य हों। जबकि आपको हम अभी पहले ही बता दिए थे, 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, और 4 तो एक सम संख्या है, तो आप जानते ही होंगे। यानी सभी सापेक्षिक अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। अगला देखिए, क्या सभी सहअभाज्य संख्या, क्या सभी सहअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं हो सकती हैं, देखिए जैसे हम लिख दिए 3 और 7, 3 और 7। आप जानते दोस्तों 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 7 भी एक अभाज्य संख्या है, और इन दोनों के मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड भी केवल और केवल कितना है, 1 है। लेकिन इनके मध्य 2 का अंतर नहीं है, जबकि जुड़वा अभाज्य संख्या होने के लिए यही कंडीशन थी कि दोनों अभाज्य संख्याओं के मध्य 2 का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। अर्थात सभी सहअभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, क्या सभी सापेक्षिक अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या होगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों, आप जानते हैं। क्योंकि देखिए 1 और 4 यहाँ तो पहली ही कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 और 4 एक सापेक्षिक अभाज्य संख्या हैं,
जबकि ये दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं हैं, तो यह जुड़वा भाज्य बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं। यानी यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमें उत्तर मिलता है क्या, 9। अब देखिए इधर से उधर जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सभी जुड़वा संख्याएं सह अभाज्य हो सकती हैं, क्या सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य हो सकती है, तो आप बिल्कुल कहेंगे क्या, यस। क्यों? देखिए जुड़वा भाज्य संख्या क्या होती है, 3 और 5। पहले आप आगे जो पीछे हम पढ़ाए उसको एक बार रिवाइज करिए। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, ये तो श्योर है। और इन दोनों के मध्य अंतर भी कितने का है, 2 का है, इसलिए यह क्या है, एक जुड़वा अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। लेकिन अगर हम यही 3 और 5 ऊपर ले जाएं तो देखिए 3 भी एक अभाज्य संख्या और 5 भी एक अभाज्य संख्या है, और साथ ही साथ 3 और 5 के मध्य केवल और केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड किसका है, 1 का है। ऐसी सारी संख्याएं जो जुड़वा अभाज्य संख्या होंगी वह एकदम श्योर है कि वह सह अभाज्य संख्याएं भी होंगी, क्योंकि हम ही पढ़ाए थे, अभी को पढ़ाए हैं कि वह सारी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं हों तथा जिनके मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल क्या हो, 1 हो, ऐसी सारी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सभी सह अभाज्य संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य संख्या होगी, तो बिल्कुल आप यहाँ कहेंगे क्या, यस। क्यों? देखिए यहाँ पर हम अभी आपको बता रहे हैं 7 और 11, 7 और 11, 7 और 11 एक दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों के मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कितने का है, 1 का है, इसलिए यह एक सहअभाज्य संख्या है। तो अगर हम 7 और 11 को इससे जस्टिफाई करें तो आप देखेंगे कि 7 और 11 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके मध्य गुणनखंड केवल और केवल कितने का है, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 है, इसलिए यह एक सापेक्षिक अभाज्य संख्या भी है। अर्थात सभी सह अभाज्य संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक उसी प्रकार सभी जुड़वा अभाज्य संख्या भी सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो सकती है। जुड़वा संख्या मतलब क्या, 7 ले लेते हैं और देखिए हम क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, दोनों संख्याएं अभाज्य हैं। अभाज्य के साथ साथ इनके मध्य अंतर भाई कितने का है, 2 का है। अब यही 5 और 7 यहाँ हम जस्टिफाई कर लेते हैं, तो आप देखेंगे 5 और 7 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल कितना है, 1 है। अर्थात 5 और 7 भी एक क्या हो जाएंगे, सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी आप पाएंगे क्या, यस। अब देखिए दोस्तों, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमको सभी उत्तर किसमें प्राप्त होते हैं, 9 में प्राप्त होते हैं। जबकि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें सारे उत्तर किसमें प्राप्त होते हैं, यस में प्राप्त होते हैं। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ही पेपर में क्या कर लिया गया है, पूछ लिया गया है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसके आगे आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।